बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आई वेलकम यू इन बायोलॉजी क्लास। आज के लेक्चर में हम बात करने लगे हैं एक नए टॉपिक के बारे में और आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप माशाल्लाह सारे बहुत एक्साइटेड हैं, जैसे कि मैं भी एक्साइटेड हूँ नया कॉन्सेप्ट आपसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। हम जिस चैप्टर की आज बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम इसके टाइटल से स्टार्ट करते हैं जी। हमारा जो चैप्टर है दैट इज coordination and control। बायोलॉजी के अंदर आज हम एक नया चैप्टर, एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एंड कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। सबसे पहले क्यों ना हम इसको इंट्रोड्यूस कर लें, मीन टू से दैट कि हम इस लेक्चर के अंदर कंटेंट्स डिस्कस करने वाले हैं वो देख लीजिए कि बच्चों इन द वेरी स्टार्ट विल टॉक अबाउट व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। ठीक, तो हम इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे। मींस मेरा पहला डिस्कशन का टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन। जब हम इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं तो उसके बाद हमने फॉर्मली डिफाइन करना है कोऑर्डिनेशन को बच्चों। देन हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स देखनी है जो इस चैप्टर में हम यूज करने वाले हैं या जिनको समझे बगैर द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन समझना मुश्किल है। हम इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे और फाइनली क्योंकि हमारे पास जितना टाइम स्पेस है उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसकी टाइप्स को भी देखने की कोशिश करेंगे। ये हमारे लेक्चर के कंटेंट्स हैं। मीन टू से दैट कि मैं इस लेक्चर में इन चीजों के पॉइंट्स के अंदर रहते हुए, रिस्ट्रिक्टेड रहते हुए बात करूंगा। लेट अस टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन। अच्छा जी, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन आपसे इंट्रोड्यूस करने के लिए एक मिसाल लेते हैं कि यहाँ आपकी क्लास में से कुछ 4-5 लोग ऐसा करते हैं कि वो प्लान करते हैं अ विजिट टू अ डेस्टिनेशन। आप लोग कहीं नॉर्दर्न एरियाज जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, तो डिसाइड ही होता है जनाब कि हम संडे मॉर्निंग यहाँ से इस्लामाबाद से निकल पड़ेंगे, ये डिसाइड हो गया। लेकिन होता क्या है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है। प्रॉब्लम ऐसे आता है कि लेट्स सपोज कि भाई हमारे सिग्नल्स नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, इंटरनेट नहीं चल रहा, मैनी इश्यूज। सपोज करिए कि इंटरनेट नहीं काम कर रहा और मोबाइल के सिग्नल्स भी नहीं है। अब क्या होगा, क्या आप ये वाला ट्रिप एग्जीक्यूट कर पाएंगे? क्या जो आपने प्लान किया था वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। रीजन बीइंग, क्या वजह है कि नहीं चल पाएगा? आपका आपस में कम्युनिकेशन नहीं है, आप इंफॉर्मेशन नहीं एक्सचेंज कर पाए। भाई एक दोस्त सोया हुआ है, दूसरे ने कॉल करके उसे जगाना है, आपने आपस में बात करनी है कि भाई इतने टाइम में यहां पहुंच जाए, मैं आपको पिक करने आ रहा हूं। ये जितनी इंफॉर्मेशन आपने एक्सचेंज करनी थी आपस में, वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो पाई। दैट मींस कि जो काम आप करने जा रहे थे, क्या काम करने जा रहे थे, एक विजिट करने जा रहे थे, वो नहीं हो पाएगा। क्या आप इस एग्जांपल को समझ पाए? यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक दूसरे के साथ मालूमात का तबादला। अच्छा, एक और सिनेरियो देखिए, अगर आप ये मालूमात का तबादला अच्छा कर पाते तो अर्ली मॉर्निंग आप सब एक दूसरे को कॉल्स करते, कम्युनिकेट करते और एक पॉइंट पे पहुंच जाते और वहां से अपना सफर शुरू कर लेते। इसका मतलब ये हो गया कि व्हाट मेक्स द डिफरेंस, इट इज द कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो बच्चों, अगर आपस में मालूमात का तबादला ना हो सके तो डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलकर काम नहीं कर सकते। यही कॉन्सेप्ट है किसका? कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको यूं समझाता हूं। सपोज करिए हमारे पास एक एरिया है, ये एक एरिया है जी, लेट्स सपोज दिस इज एरिया 1। अब इस एरिया 1 के अंदर देयर इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको मैं कह देता हूं लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्स। इंसान है, कोई और जानवर है, ठीक है जी, कोई बकरी है, यहां पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये इसका सारा एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट आप जानते हैं क्या होता है? सराउंडिंग, आसपास का माहौल एनवायरनमेंट होता है। क्लियर? अब हम सपोज करते हैं
कि अगर ये एक ह्यूमन था, एक इंसान था, तो क्या होता है जनाब, यहां से एंट्री होती है किसकी? एक शेर की। एक शेर उसके सराउंडिंग में एंटर हो गया, लॉयन को देखा उसने, तो वो क्या करेगा? वो वहां से भागेगा, अपनी जान बचाएगा। बात समझ में आ रही? अच्छा बच्चों, जैसे ही वो लॉयन को देखेगा तो क्या करेगा? फौरन से वहां से भागने की कोशिश करेगा। अब देखें कितने डिफरेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो चुके हैं। पहला कंपोनेंट जो इन्वॉल्व हो चुका है वो क्या है? आईज, आंखों ने शेर को देखा है। ठीक। दूसरा कंपोनेंट जो इन्वॉल्व हो चुका है वो है ब्रेन, वो सोच रहा है क्या करना चाहिए। तीसरा कंपोनेंट आपकी लेग्स हैं, जिन्होंने आपको वहां से भगा के लेके जाना है। जिस तरह आप सारे दोस्त मिलके एक विजिट करने जा रहे थे, डिफरेंट कंपोनेंट्स थे ना, उसी तरह से इस एग्जांपल में आपकी आईज हैं, आपका ब्रेन है, आपकी लेग्स हैं, ये 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं। अगर इनके बीच में मालूमात का तबादला हो पाया, अगर आईज इंफॉर्मेशन भेज पाएंगी दिमाग को, दिमाग इंफॉर्मेशन भेज पाएगा टांगों को, अगर ये चीज हो सकेगी तो आप वहां से भाग सकेंगे, अदरवाइज नहीं भाग सकेंगे। सपोज कीजिए आंखों ने शेर को देख तो लिया, लेकिन आंख ने किसी को बताया ही नहीं या बता नहीं पाई। दिमाग ने सोच तो लिया, लेकिन दिमाग आपकी लेग्स को मैसेज कन्वे नहीं कर सका। क्या आप इस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर पाएंगे? क्या आप रिएक्ट कर पाएंगे? क्या आप अपनी जान बचा पाएंगे? The answer is no, no way। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये हो गया कि जब हमारे माहौल में कोई चेंज आता है तो हम उस माहौल के अंदर आने वाले चेंज को रिस्पॉन्ड करते हैं। पॉइंट नंबर 1। अब उस माहौल को रिस्पॉन्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें अपने बॉडी के पार्ट्स के दरमियान एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करनी पड़ती है, मालूमात का तबादला करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? ताकि हम कोई काम अच्छे तरीके से अंजाम दे सकें। बच्चों इसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। दिस इज कोऑर्डिनेशन। उर्दू में सुनिए, देन मैं इंग्लिश में इसकी एक यहां पे डेफिनेशन लिखता हूं आपके सामने। डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान मालूमात का तबादला क्यों करना है? ताकि किसी काम को अच्छे तरीके से सरअंजाम दिया जा सके। अब सुने द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये व्हाट इज कोऑर्डिनेशन क्या है बच्चों? देखिएगा, वर्किंग, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, वर्किंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, वर्किंग टुगेदर ऑफ different parts in order to generate an appropriate response to a stimulus। मैंने एक प्रॉपर डेफिनेशन आपके सामने लिख दी है। Let's break this definition in parts and discuss it once again। अच्छा, पहली चीज, different parts में पहला पॉइंट ये हो गया। वो क्या करेंगे बच्चों? वो एक रिस्पॉन्स देना चाहते हैं। ठीक है जी? वो क्या देना चाहते हैं? डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो मिलके एक काम करना चाहते हैं। और ये करने के लिए वो ये कर क्यों रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं ताकि वो किसी स्टिमुलस को क्या कर सकें? रिस्पॉन्ड कर सकें। जैसे जब शेर आया, मेरी आंखें, दिमाग और टांगें मिलकर काम करना चाहती है। क्यों? ताकि हम वहां से भाग सकें। तो जब वो सारे मिलकर काम करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन। और वो कब काम कर पाएंगे? कब ऐसा कर पाएंगे? जब वहां पे मालूमात का तबादला होगा, वहां पे इंफॉर्मेशन सेंड की जाएगी एक पार्ट से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास। ओके, हमने बहुत लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन पे टाइम लगाया और हमने इसको डिफाइन भी कर लिया। लेट अस समराइज। अभी तक हमने क्या कहा? हमने कहा कि एक ऑर्गेनिज्म एक एनवायरनमेंट में रहते हुए अपने माहौल में आने वाले चेंजेस को रिस्पॉन्ड करता है, और माहौल में आने वाले चेंजेस को रिस्पॉन्ड करने के लिए उसके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स मिलकर काम करते हैं। सो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का आपस में मिलकर काम करना ताकि माहौल में आने वाले चेंज को रिस्पॉन्ड किया जाए इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। क्या हम डेफिनेशन पे क्लियर हो गए कि कोऑर्डिनेशन क्या होती है? जबरदस्त। मैंने आपसे कहा था कि हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, कोऑर्डिनेशन में सबसे पहली टर्म तो मैंने आपको बता दी क्या है?
कोऑर्डिनेशन इटसेल्फ। आप कुछ मजीद टर्म्स आपने क्लियर करनी है। आपने देखा मैंने अभी तक की डिस्कशन में ओवर एंड ओवर अगेन एक टर्म इस्तेमाल की है, दैट इज स्टिम्युलस। सो वी मस्ट नो व्हाट इज स्टिम्युलस। सो बच्चों याद रखिएगा, एनी चेंज इन द एनवायरमेंट, माहौल में आने वाला कोई भी चेंज क्या होता है, स्टिमुलस होता है। सो मैं ये टर्म बार बार यूज कर रहा था। सो व्हाट इज स्टिमुलस? माहौल में आने वाली कोई भी तब्दीली। मिसाल के तौर पे हम यहाँ बैठे हुए एकदम से बारिश शुरू हो गई, इट इज अ स्टिमुलस। सूरज निकल आया, हम पे धूप पड़ना शुरू हो गई, इट इज अ स्टिमुलस। और ये जो एक्स इंडिविजुअल था, इसका स्टिमुलस कौन था? शेर, लॉयन, जो इसके पास आ रहा था, वो इसके लिए स्टिमुलस था। तो हमारे आसपास का माहौल, जो भी चीज उसके अंदर चेंज हो जाएगी, वो चेंज क्या होगा? स्टिमुलस होगा। क्या हम इस टर्म पे क्लियर हैं? ओके, एक और टर्म हमें चाहिए होगी, और वो कौन सी टर्म है बच्चों? दैट इज कॉल्ड रिसेप्टर। आप देख रहे हैं, हम उन टर्म्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो इस चैप्टर में हमें कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का कॉन्सेप्ट सही तरीके से अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगी। दूसरी टर्म क्या है बच्चों? रिसेप्टर। जनाब माहौल में चेंज तो आ गया, लेकिन हमारी बॉडी के पास एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उस चेंज को डिटेक्ट कर सके। अच्छा, कोई अंधा बंदा बैठा हुआ है, ब्लाइंड पर्सन यहां बैठा हुआ है, यहां से शेर आ रहा है, क्या होगा? वो तो नहीं देख सकेगा। इसका मतलब ये हो गया कि उसका रिसेप्टर सही काम नहीं कर रहा। क्या वो रिस्पॉन्ड कर पाएगा? नो। इसका मतलब ये हो गया कि व्हाट इज रिसेप्टर? रिसेप्टर बच्चों स्ट्रक्चर्स, हमारे बॉडी के वो पार्ट्स, स्ट्रक्चर्स दैट रिसीव द स्टिमुलस। स्टिमुलस को रिसीव करने वाले स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। आपकी आईज, आपकी नोज, कान, आपकी स्किन, दे आर ऑल रिसेप्टर्स। क्योंकि जैसे ही माहौल में कोई चेंज आएगा, ये फौरन उसको डिटेक्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि जनाब देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, आपके आसपास कुछ हो रहा है। So you must be aware of that change and you must respond to that change if you want to survive. यहां तक बात क्लियर होगी? अच्छा बच्चों, अब रिसेप्टर के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो क्लियर होनी चाहिए, दैट इज इफेक्टर। इफेक्टर समझाने के लिए लेट मी रिफर टू दैट एग्जांपल वंस अगेन। इस एग्जांपल में क्या हुआ था? जब आईज ने देखा कि शेर आ रहा है, तो लेग्स ने क्या किया था? भाग गई थी। इसका मतलब है रिस्पॉन्ड करने में किसने हेल्प की? लेग्स ने। तो इस केस में लेग्स हुई इफेक्टर। सो स्ट्रक्चर्स दैट गिव रिस्पॉन्स। बच्चों आपकी बॉडी के वो स्ट्रक्चर्स जो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो कौन हुए? इफेक्टर। और फाइनली एक आखिरी टर्म, दैट इज व्हाट वी कॉल रिस्पॉन्स। व्हाट इज अ रिस्पॉन्स? ये क्या होता है? हम सब क्रिकेट बहुत शौक से देखते हैं। सो एक फास्ट बॉलर आ रहा है और वो बैटर को एक बाउंसर करता है और बाउंसर उसके चेहरे पे लगता है और वो फ्रस्ट्रेट होता है, उसे पेन होती है, वो तंग होता है। फिर क्या होता है? नेक्स्ट बॉल जब बॉलर करेगा तो बैट्समैन क्या करेगा? एक छक्का मारेगा। तो कभी आपने कमेंटेटर को सुना है, वो क्या कहता है? वो कहता है व्हाट एन एक्सीलेंट रिस्पांस, क्या ही अच्छा रिस्पांस किया है। तो रिस्पांस क्या हुआ? फिर रिएक्शन। रिस्पांस क्या हुआ? रिएक्शन हुआ। जो एक्शन होता है उसके जवाब में हम जो करते हैं रिएक्शन, उसको हम रिस्पांस कहते हैं। सो बच्चों, मैं रिस्पांस को कैसे डिफाइन कर सकता हूं? रिएक्शन टू दी स्टिमुलस या फिर चेंज। आपके माहौल में जो चेंज आएगा, जो स्टिमुलस आएगा, उसके लिए जो आप रिएक्शन देंगे, वो रिएक्शन क्या होगा? रिस्पॉन्स होगा। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई। हमने देखा कोऑर्डिनेशन क्या है, हमने देखा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, और फिर हमने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एक लास्ट चीज जो हमने डिस्कस करनी है वो क्या है कि बच्चों, जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन है, अब इसकी कुछ टाइप्स हैं। क्या है बच्चों? टाइप्स हैं।
तो कोऑर्डिनेशन की टू टाइप्स होती हैं आमतौर, टू टाइप्स. Let me remind you once again, what was coordination? Working together of different parts का मिलके काम करना ताकि क्या किया जा सके, रिस्पॉन्ड किया जा सके स्टिम्युलस को, इसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं. अब देखो मैंने कहा था कोऑर्डिनेशन तभी हो पाएगी अगर मालूमात का तबादला होगा, अगर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा. हमारी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन दो तरह से होती है, टू वेज. वो कौन से तरीके हैं बच्चों? एक है क्या जी, नर्वस कोऑर्डिनेशन, and the second one is what? Chemical coordination. So I want you to keep these terms in your mind. ठीक, मैं चाहता हूं अभी तक आप सिर्फ दो टर्म्स के नेम्स अपने माइंड में रख लें, इनकी टर्म्स को माइंड में रख लें. लेटर ऑन हम इनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. अच्छा, क्लास आपको पता है ओवर होगी. प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. क्लैरिटी है जी? सारा क्लियर हो गया? माशाल्लाह आप सारे हैं ही बहुत टैलेंटेड. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.